हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि फ्रेडरिक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर हमने डील किया था। अब जो बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट है उसे हम जानेंगे, फिर अंत में हम देखेंगे क्या फैक्चुअल या फैक्ट्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, उस पर डील करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमने पहले में 4 प्रिंसिपल जाने थे उसके अलावा कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसके आधार पर एक फैक्ट्री कारखाने में हम उच्च प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम कॉस्ट पर पे। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी उन्होंने बताई। जो पहली टेक्निक थी वो था गति का अध्ययन। ये कहते हैं जो मजदूर होता है, जो प्रबंधक होता है एक कंपनी में, उसके गति का अध्ययन करो, मोशन का अध्ययन करो। उन्होंने कहा कि एक आवश्यक गति होती है और एक अनावश्यक गति होती है। आवश्यक गति वह होती है जिस गति के आधार पर वह उच्च प्रोडक्शन कर पाता है, और अनावश्यक गति वह होती है जो मजदूर को अपने कार्य करने से रोकती है, उसको टारगेट अचीव को एक लिमिटेड पीरियड में टारगेट अचीव करने से रोकती है, उसे अनावश्यक गति कहा है। उसका कारण कहीं भी हो सकता है, उसे हमने रिसर्च करना पड़ेगा। उन्होंने कई सारे कारणों को हमें बताया। पहला हो सकता है जिस मशीन से वह प्रोडक्शन का निर्माण कर रहा हो वर्तमान में वह मशीन कारगर ना हो, इसलिए हमें उसकी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना होगा। एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एक मशीन पर काम कर रहा व्यक्ति है उसको रॉ मटेरियल उठाने के लिए एक दूसरे रास्ते पर या दूसरे रूम में जाना पड़ता हो, या बिल्डिंग के तीसरे माले पर या चौथे माले पर जाना पड़ता हो जहाँ से रॉ मटेरियल वो उठा करके लाता हो, तो वो भी हमारे उस व्यक्ति के जो पूरा प्रोडक्शन हुआ उसके टारगेट को कहीं ना कहीं दूर कर देती है, कहीं कि लेट कर देती है। तो ये मोशन भी हमें जानना होगा, ये गति भी हमें जाननी होगी, और उसके आधार पर उसको आवश्यक गति के आधार पर ही हमें फिक्स करना होगा, ना कि अनावश्यक गति को। अपने यहाँ स्टैंडर्ड रखना होगा कि हमें अनावश्यक गति को मिटाना है। दूसरा देखें समय का अध्ययन। देखो टाइम स्टडी। देखो टाइम स्टडी का मतलब ये हो गया हमें एक स्टैंडर्ड तलाशना होगा कि जिस समय के अंदर वह प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बना लेता है। मान लीजिए आपके पास क्या हुआ, आपने फैक्ट्री खोली थी, चाहे वो कार बनाने की हो, जो टीवी के पैनल बनाने के लिए हो, स्टील की फैक्ट्री हो, तो उसमें क्या देखा था, आपने कहा कि हम एक टीवी का पैनल 2 घंटे में बना लेते हैं। अब 2 घंटे में बना लिया तो हमने यहाँ मानक तय कर दिया कि अगर पूरे दिन में वह व्यक्ति 7 घंटे ड्यूटी करता है तो हम यहाँ पर टारगेट या गोल फिक्स करेंगे, उन 7 घंटे के अंदर 1 घंटे का लंच दे देंगे, और जो बचे 6 घंटे हैं उस 6 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को 3 टीवी पैनल तैयार करने होंगे। या कहें जो भी प्रोडक्शन की आप फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं उसके लिए लिमिटेड या फिक्स टाइम आपको बनाना होगा, जिसके आधार पर ही प्रोडक्शन हाई हो पाएगा। तीसरा था थकान का अध्ययन। देखो थकान के अध्ययन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जान ले, थकान के अध्ययन में 2 आधार होते हैं। एक तो ये आधार हो गया मानसिक वाला कि एक मानसिक रूप से भी हम थक जाते हैं जब हम किसी काम को करते हैं। दूसरा होता है शारीरिक आधार वाला, नहीं कि फिजिकल बेसिस पे। मान लीजिए एक हाथ पैर से कोई सिलाई मशीन चला रहा है तो वो शारीरिक हो गया। अब वो मानसिक रूप से कौन सा कहेगा, मेंटली रूप से कौन सा कहेगा, तो मेंटली रूप से वो हो गया कि वो कंप्यूटर या सिस्टम पर बैठ करके कुछ काम करता है तो वो थकता है। इन्होंने कहा जो फ्रेडरिक टेलर थे, थकान का अध्ययन अलग अलग सिचुएशन पे लागू होता है। मानसिक वाला व्यक्ति क्या होता है कि वह देर से थकता है, यानी कि वो उसे थकान देर से होती है। वहीं शारीरिक वाले को मान लीजिए 1 घंटे से लगातार या आधे घंटे से लगातार मशीन चलाएगा तो जल्दी थक जाता है। मगर क्या होती है जो फिजिकल काम करता है उसकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा जो शारीरिक काम करता है उसे जो पूरे 7 घंटे की ड्यूटी हो या 8 घंटे की ड्यूटी हो, उसे घंटे या 2 घंटे के आधार पर छोटा छोटा एक ब्रेक आपको देना होगा, विश्राम आपको देना होगा। मगर जो मानसिक वाला होगा, जो मेंटली वाला काम करता है, जैसे कंप्यूटर पर बैठ करके वो अपना दिमाग चलाता है, ठीक है, उस पर क्या होगा, जो मानसिक वाला होता है वो देर से थकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 7 या 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो उसे एक बार में ही पूरे तरीके का विश्राम दे दिया जाए, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 1 आधे घंटे का हो। तो इस आधार पर यह कहा कि जो हमारा प्रोडक्शन हाई करना होगा उस पर थकान का अध्ययन भी हमें करना होगा। किस पर, जो हमारे कर्मचारी हैं। फिर अगला बात आती है विभेदात्मक वेतन प्रणाली। विभेदात्मक वेतन प्रणाली में क्या होता है, जो हमारा वेजिस होंगी, जो तनख्वाह होगी, वो एक स्टैंडर्ड मानक फिक्स कर दिया जाए। मान लीजिए एक टीवी पैनल वो कितने रुपए में बना रहा है, एक मजदूरी उसे 2000 रुपए दे रहे हैं हम टीवी पैनल बनाने के लिए, तो वो 6 बनाएगा तो 6000 होगी। मगर क्या हुआ, हमने यहाँ पर 6 घंटे
फिक्स भी कर दिया था। अगर वो उस 6 ही घंटे के अंदर 4 बना देता है तो वो भी गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो जाए। मगर ये होगा अगर वो 6 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय ले ले, 2 घंटे और ले ले, उसी दिन में वो एक्स्ट्रा काम करता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर उसे इंसेंटिव देंगे, थोड़ी तनख्वाह और देंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया। तो ये लालच हमें मजदूरों के दिमाग में रखना होगा। ये नहीं कि जैसे पहले होता था कि आपको 10,000 की नौकरी हम दे रहे हैं, उस 10,000 की नौकरी में क्या है आपको पूरे दिन काम करना। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड तैयार ही नहीं किया, कि ये नहीं देखा कि कितने टीवी पूरे दिन में बना सकता है। अब वो क्या कर रहा था, जहां हम अगर स्टैंडर्ड तैयार करते तो पूरे दिन में 3 टीवी बना सकता था, वो क्या करता पूरे दिन में 2 ही बनाता है। मगर जब हम इस थ्योरी के आधार पर देखेंगे तो स्टैंडर्ड तैयार हो जाएंगे, 3 बना सकता है। मगर अगर वो 4 बनाता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो यहाँ पर उसे मजदूर को इंसेंटिव देना होगा, ठीक है। 2 घंटे में 1 टीवी, तो 3 घंटे में 6 टीवी। अब उसने कहा अगर 6 घंटे में केवल 2 ही बना पाएगा तो क्या करना होगा, उसकी सैलरी को डिडक्ट या हमें कम भी करना होगा, घटाना भी होगा, उसकी सैलरी कम भी करनी होगी। यही विभेदात्मक वेतन प्रणाली है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा, और इस स्टैंडर्ड मान लीजिए 5,000 हमने वेजिस का तय कर दिया, अगर वो 5,000 के काम से ज़्यादा करता है तो उसे हम 6,000 भी देंगे। अगर उसने 5,000 का काम भी नहीं किया तो उसे हम 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, ये कहती है। और आगे ये कहता है औजार और मशीनीकरण। ये कहता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए समय समय पर हमें ये ऑब्जर्वेशन या अध्ययन भी करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर औजार जो यूज़ किए जा रहे हैं वो समय के अनुसार सही हैं, क्या अगर उस कार्य को हम मशीन से करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, इस पर भी हमें अध्ययन करना चाहिए। फिर अगली बात आई है प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो हमारे पेपर में भी देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है कि फंक्शनल फोरमैनशिप पद को जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि सबसे उच्च स्तर का मजदूर, जो मजदूरों में हायरार्की स्तर पर सबसे उच्च होता है, हाई लेवल पे होता है, वो फोरमैनशिप कहलाता है पद। और दूसरी तो देखें जो सबसे निचले दर्जे का अधिकारी, जितने भी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 अधिकारी हैं, जो सबसे निचले अधिकारी का 10वें नंबर वाला अधिकारी होगा वो कौन होगा, फोरमैनशिप, यानी कि सबसे उच्च स्तर वाला मजदूर और सबसे निम्न लेवल वाला अधिकारी फोरमैनशिप का पद होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा कि एक प्लानिंग वाला ग्रुप होगा, प्लानिंग वाले में 4 लोगों को रखा गया है, प्लानिंग वाले में 4 लोगों को रखा गया, यानी कि 4 वर्कर को रखा गया, क्लर्क को रखा गया, फोरमैन को रखा गया। पहला है रूट क्लर्क और ऑर्डर ऑफ वर्क क्लर्क। इसमें क्या कहा गया, इस पद का काम क्या था, वो ये काम करेगा कि जो मान लीजिए हमें अपने यहाँ एक टीवी पैनल बनाना है, या इसे और सरल तरीके से समझे, कार बनेगी, हमारी कंपनी कार की कंपनी है, एक कोई टायर बनाएगा कोई मजदूर, कोई पहले कोई शीशा बनाएगा, कोई गेट बनाएगा, कोई विंडो बनाएगा, कोई उसका बोनट बनाएगा, कोई उसकी इसकी छत बनाएगा, कोई इंजन तैयार करेगा। तो ये सारे काम आपस में जो डिवाइड करने का काम करेगा वो रूट क्लर्क और ऑर्डर ऑफ वर्क क्लर्क करेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी वो पूरी तरीके से भागों में विभाजित करे सारे कामों को, ठीक है। फिर जो अगला पद बनाया गया वो क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या हो गया, अब क्या हुआ, यहाँ से तो पूरा हमें काम मिला कि इतने भागों में हमें काम करना पड़ेगा, जो कार है वो इतने भागों में बनेगी। मगर ये हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो क्या कहेगा, जब उसके अंडर में जो कर्मचारी होंगे उससे वो कहेगा कि सारे कर्मचारी पहले टायर को बनाएं। टायर को बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, कुछ लोगों को वो शीशा या उसकी खिड़की बनाने की जिम्मेदारी दे देगा, और साथ ही साथ वो ये सुनिश्चित कर देगा कि कितने समय में ये काम करके हमें दे, और कब इन्हें ज़रूरत होगी विश्राम की, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक, वो पूरी तरीके से ये देखेगा। फिर सी की बात करें, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का इसका ये कार्य होगा कि वो ये देखे कि टाइम है और कॉस्ट है, एक प्रोडक्शन को बनने में, एक शीशे को बनने में, एक खिड़की को बनने में, एक टायर को बनने में कितना समय लगता है और कितनी लागत लगती है, उसको वह आधार बनाएगा और उसी के आधार को बना करके वो वेजिस निकालेगा, तनख्वाह निकालेगा कर्मचारियों की, ठीक है। फिर अगली बात करें, सॉफ्ट डिसिप्लिन वाला जो व्यक्ति होगा उसका कार्य क्या होगा, अनुशासन का कार्य होगा। अगर इस सारे कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है मजदूर, अगर उसने अनुशासन से काम नहीं किया, मान लीजिए उसे 6 घंटे दिए गए थे काम करने के लिए और उसने कैसे न कैसे काम को के समय चोरी की, चोरी कैसी, समय पर काम नहीं किया या उसने विश्राम ज़्यादा कर लिया, तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होगा, वो अनुशासन भंग होने पर वह उसे सजा भी देगा, सजा के आधार पर
पर क्या होगा, उसके वेजेस को कम कर देगा, उसकी तनख्वाह में से फाइन काट लेगा, वो इसकी जिम्मेदारी होगी। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट की। हमने प्लानिंग पढ़ लिया, अब क्रियान्वयन पढ़ेंगे। इसके अंदर भी 4 लोग शामिल होते हैं, 4 फोरमैन शामिल होते हैं। उसमें पहला होता है गैंग बॉस। देखो गैंग बॉस का क्या कार्य क्या होता है, अगर उसकी टीम में 10 व्यक्ति हैं और वो देखेगा कि कौन सा व्यक्ति टायर अच्छे से बना सकता है, कौन सा व्यक्ति खिड़की अच्छे से बना सकता है, कौन सा व्यक्ति कितने समय पर इस कार्य को कर सकता है, किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा कुशल है, जो को कार्य ज़्यादा हैवी है, शारीरिक रूप से वो सक्षम है, मानसिक रूप से वो सक्षम है, उसके आधार पर वो हस्तांतरित करता रहता है किसको, कर्मचारियों को। फिर बात करें स्पीड बॉस की। देखो स्पीड बॉस का क्या काम कर रहा है यहाँ पर, जो गति का ही मान है, हमने गति पढ़ी थी ना, गति का अध्ययन, वो ये देखेगा कि कितनी गति में हमारा काम पूरा हो रहा है, उसके आधार पर स्टैंडर्ड तय हो जाएंगे। अगर उस गति से नीचे करता है तो आपको पता ही है वो जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर है रिपेयर बॉस। रिपेयर इस फोरमैन का काम क्या होगा, मान लीजिए वहाँ बिजली के लिए जनरेटर का यूज़ किया जा रहा है, अगर बीच में जनरेटर हुआ, मशीन हुआ, ख़राब हो जाती है तो वो रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, ये रिपेयर बॉस, ठीक है। फिर होगा इंस्पेक्टर, अंत में आएगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होगा, देखो इंस्पेक्टर का काम होगा जब ये सारी ही प्रक्रिया हो जाएगी, अंत में जो कार हमारे सामने आएगी, स्टील की कुछ एक आभूषण सामने आएगा, ये चीज़ सामने आएगी, या एक टीवी का पैनल हमारे सामने आएगा, तो वो चेक करेगा कि इसकी क्वालिटी सही है, क्या इसे सही मैकेनिज्म के आधार पर बनाया गया है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा और दोबारा उसे भेज देगा कि आप इसे काम करिए, ठीक है। हमने पूरे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट को जान लिया, हालांकि ये भी फैक्चुअल नॉलेज थी, इसमें वो पूछ लेता है कि प्लानिंग के अंदर कौन से 4 क्लर्क आते हैं। देखो ये याद भी रखना, जब प्लानिंग वाले की बात करें तो उसे हम क्लर्क बोलते हैं, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें, क्रियान्वयन की बात करें, वहां पर इस शब्द को यूज किया जाता है बॉस को, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें हम फैक्ट देखते हैं, क्या क्या इसके फैक्ट हो सकते हैं, जो हमारे इस पूरे पार्ट का ही तीसरा आधार है। देखो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, औद्योगिक क्रांति होती है सेकंड, याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस क्रांति के समय, किस औद्योगिक क्रांति के समय फ्रेडरिक टेलर के विचारों का प्रभाव था। देखो सेकंड रेवोल्यूशन थी, आपको पता है इंग्लैंड के समय पहली हुई थी, जब हम कहते हैं वहां पर हमारा भाप का इंजन बना था, हमने वस्त्रों के लिए नई नई मशीनें बना दी थी। फिर हम कहते हैं सेकंड वाले में हमारे बिजली बनाने की वो प्रोडक्शन हो गया था, हाई प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ गया था, नई नई कंपनी यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के लिए खुल गई थी, नई नई प्रोडक्ट के खुल गई थी। थर्ड रेवोल्यूशन में हम किसे कहते हैं, जब हम कहते हैं कंप्यूटर क्रांति, ठीक है, उसे थर्ड रेवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थ रेवोल्यूशन की बात करें जो वर्तमान में चल रही है, फोर्थ रेवोल्यूशन में क्या होता है, अब हर चीज़ डिजिटल हो गई, चाहे हमारा पढ़ना हो, चाहे हमारी मनी ट्रांसफर हो, चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें, सारी जो डिजिटल हो गया, वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन फोर्थ वाली, जिसमें स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो सेकंड रेवोल्यूशन के अंदर अमेरिकी एक इंजीनियर थे जिसका नाम फ्रेडरिक टेलर था, ये कंसल्टिंग की भूमिका में रहते थे, जहाँ भी ये काम करते थे कंपनी में, वहाँ पे कंसल्ट के रहने, परामर्श होते थे उस इंजीनियर के तौर पर, वह वहाँ पर सलाह देते थे कि आपको इस मशीन को कैसे यूज़ करना है और मशीन को यूज़ करने का आधार क्या है, काम कैसे बढ़ाया जाए, मजदूरों को कितनी तनख्वाह दी जाए, ये पूरा मैनेजमेंट वे वहाँ पर संभाला करते थे। वो 1870 से 1910 की ये बात है। अब होता क्या है, जो इनके मेन काम रहे, वो मेन काम 2 कंपनियों में देखे जाते हैं, 2 स्टील कंपनियों में देखे जाते हैं। पहली थी बेथलम कंपनी, दूसरी थी मिडवेल कंपनी। ये दोनों कंपनियों का नाम इसलिए दिया गया है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो मैचिंग के लिए आ जाता है। मान लीजिए फ्रेडरिक टेलर लिखा और नीचे कहीं भी ऑप्शन में मिडवेल कंपनी है या बेथलम कंपनी है, तो आप मार्क कर देंगे उसे, है ना, उसे निशान लगा देंगे, सही मैचिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस कंपनियों में ने काम किया और इस कंपनियों का जो जितना भी अपना डाटा था, जितना भी अपनी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर इन्होंने कई सारी बुक लिखी, ठीक है। तो पहली बुक की बात करें, आपसे चारों बुक इनकी दे देगा, उनके आइडिया सामने लिख देगा, तो आपको वो भी मैचिंग करने के लिए दे सकता है। तो पहली बुक आती है 1896 में, जिसका नाम था ए पीस रेट सिस्टम बुक। ए पीस रेट सिस्टम बुक में क्या बताया इन्होंने, उसका मेन आइडिया जो इस बुक में था वो ये था कि इस पर फोकस रखा गया टाइम एंड मोशन पर। देखो टाइम एंड मोशन जो हमने यहाँ देखा ना, गति का अध्ययन और समय का अध्ययन, वो इसी में ही बात की थी। इन दोनों को ही हम जब देखेंगे, टाइम किसके लिए कि कितने समय में वो उस प्रोडक्शन को या उस वस्तु को बनाने में टाइम लेता है, ठीक है, और गति कितनी है, ठीक है, ये सब देखेंगे। समय और गति के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के,
उस मजदूर की तनख्वाह फिक्स करेंगे, वो स्टैंडर्ड का मानक देंगे। इसलिए इस बुक में ए पीस रेट सिस्टम में यही बताया गया। जब अगली बुक आती है तो सॉफ्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो सॉफ्ट मैनेजमेंट होगी उसके अंदर क्या बताया गया। देखो इसके अंदर मेनली डील की गई संगठन के अंदर की, संगठन के अंदर मैनेजमेंट जो प्रबंधक होता है और मजदूर के रिलेशन की बात। इसमें यह बताया गया कि हमें जो एक मजदूर रख रहे हैं उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए, उसको कितने वेजेस दिए जाए, साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट के साथ कैसे संबंध हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में कैसी हो, तो ये इसमें बताया गया। ठीक है, जो 1903 में आई थी। जब तीसरी बुक की बात करें तो होता द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, 1906 में आई थी। इस बुक में क्या बताया गया था, इस बुक में यह बताया गया था कि जो उनके द्वारा मशीनें यूज़ की जाती हैं और जो समय समय पर इन्होंने अपने द्वारा खोजें की थी। देखो फ्रेडरिक टेलर के ना नाम कई सारे पेटेंट थे कि जो उन्होंने नई नई खोज की थी, आविष्कार किए थे। ठीक है, जैसे हम कहिए स्टील कंपनियों में काम किया करते थे, स्टील कंपनी में एक कहें कि इन्होंने एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी मशीन बनाई थी वो जल्दी ही किसको, हाई स्पीड से स्टील को काट दिया करती थी। फिर हम कहें एक और मशीन बनाई थी जो कैसे, एक ऐसा हैमर बनाया था, एक ऐसी मशीन बनाई थी जो बिल्कुल ही स्टील को समतल बहुत आसानी से कर दे। ठीक है, और वो स्टील टूटे भी ना। तो ये सब खोजों के बारे में इसमें बताया और मशीन कैसे यूज़ किए जाए, मशीन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर चौथी बात बुक की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके क्वेश्चन में जरूर आ जाती है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके आधार पर 4 नियम देखते हैं, 4 नियम आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं 1917 में, 11 में, और वही उसके बाद क्या होता है 1949 में। याद रखना 1949 में इसी बुक को रिवाइज करके, नई चीज़ों को जोड़ करके 49 में क्या होता है, इस बुक में संशोधित कर करके नाम रखा गया केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले जो बुक इससे आई थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया। अब उस समय क्योंकि स्थिति खराब थी, हम नई नई कंपनियां खुल रही थी, जैसे हमने आपको आइडियल सिचुएशन दी थी उसके आधार पर देखा था कि आपकी कंपनी क्यों लॉस में जा रही है। उस समय बहुत सारी कंपनियां लॉस में जा रही थी, तो इन्होंने जो अपने सारे बुकों में जो आइडिया दिए, इनके विचारों का प्रभाव ना केवल यूएसए में, यूरोप में, रशिया में, सारी जगह पर फैलने लगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके विचारों का प्रभाव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो होता है यूएसए। ठीक है, यूएसए की बात करें या शुरुआत जहाँ से हुई थी वो यूएसए की। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट थे, उन्होंने कहा कि हमें फ्रेडरिक टेलर के विचारों को अपने देश के संगठन यानी सरकार के संगठन में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाती है कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे यूटिलाइजेशन के साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा कि हमें इसे अपने सरकारी संगठन प्रशासन में भी लागू करना चाहिए। ठीक है, फिर हम कहते हैं यूरोप में भी देखें कि ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह इसका प्रभाव बढ़ने लगा। फिर हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जो रशिया था, रूस था, जहाँ पर लेनिन की क्रांति हुई थी। लेनिन भी इसके समर्थक थे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया टेलर से प्रभावित होकर के रशिया के एलेक्सी स्टेकनोव ने क्या किया, वहाँ पर एक मोमेंट चालू कर दिया। एक मोमेंट कैसा था कि वो हम इस पूरी थ्योरी को यहाँ अप्लाई तो कर रहे हैं मगर संशोधन के साथ। कैसा संशोधन? वो ये कहते हैं कि हमें समाजवादी विचारधारा के साथ इस कार्य को अपने देश में लागू करना चाहिए, इस थ्योरी को लागू करना चाहिए। एक माइनिंग कंपनी में काम किया करते थे और इसी के आधार पर, इनके नाम के आधार पर ही जब भी आपसे पूछा जाए कि टेलर के सिद्धांत के आधार पर रशिया में कौन सा मूवमेंट या आंदोलन होता है तो उसे कहते हैं स्टेकनोवाइट मोमेंट वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले फ्रेडरिक टेलर ने ही वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द दिया था, उसको सबसे पहले इन्होंने बताया तो नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लुइस ब्रांडिस ने सबसे पहले इसका वर्ड दिया था 1910 में। उसी वर्ड को किसने यूज़ किया था? फिर उसी वर्ड को अपनी थ्योरी में फ्रेडरिक टेलर ने यूज़ किया था। अब हम कहते हैं कि जब हम इस थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर क्यों पढ़ते हैं, देखो ये तो मैनेजमेंट से जुड़ी थ्योरी है, हम कहते हैं तो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई थ्योरी है, क्या कहते हैं कंपनी से जुड़ी थोड़ी है, कि हम इसे प्रशासन में क्यों पढ़ते हैं आखिर। देखो जब इनकी बुक पढ़ेंगे ना, इनकी बुक में साफ लिखा हुआ है कि जो मेरी ये थ्योरी है केवल एक कंपनी के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हर एक कंपनी में देखें, सरकार में देखें, स्कूल में देखें, विश्वविद्यालय में देखें, लाइब्रेरी में देखें, या कहीं एक किसी भी चीज़ में देख लें, घर के अंदर देखें, सभी में संगठन होता है और संगठन में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और मेरी बुक जो है मैनेजमेंट की बात करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसलिए हर जगह से अप्लाई किया जा सकता है। वैसे ही हम देखें रूजवेल्ट की बात करें तो रूजवेल्ट ने साफ कहा कि हमें इसे सरकारी और प्रशासनिक संगठन में भी अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी थ्योरी तो आ गई, क्या इनके कटु आलोचक भी थे? क्योंकि आलोचना क्या क्या रही, देखो इनके सबसे कटु आलोचक जो माने जाते हैं ना, वो मार्क्सिस्ट थिंकर थे, एक मार्क्सिस्ट विचारक थे, हैरी
हैरी ब्रेवमैन ने इनकी कटु आलोचना की, आपसे पूछ ले कभी भी तो हैरी ब्रेवमैन नाम याद रखना। और उन्होंने जो बुक लिखी थी लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। फिर अन्य की बात करें, एल्टन मायो हो गए, मैरी पार्कर फॉलेट हो गए, पीटर डेंकर हो गए, रॉबर्ट हॉक्सी हो गए। ये सारों को ही हम आने वाली थ्योरीज में सबको पढ़ेंगे। और आप जानते हैं एल्टन मायो के बारे में, मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में, सबके में मानवीय आधार की बात करते हैं, ठीक है। और आगे जो बात करें, जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको दे देता है क्वेश्चन, ये सारी चीज़ पूछ लेगा, दे देगा और एक ऑप्शन रख देगा ट्रेड यूनियन एंड स्ट्राइक। क्या हमारे जो फेडरिक टेलर रहे उन्होंने ट्रेड यूनियन की बात कही है, स्ट्राइक की बात कही? इन्होंने कहा जब हमारा सिद्धांत ये पूरी तरीके से सिद्धांत लागू हो जाएगा, वो 4 प्रिंसिपल लागू हो जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन की इतनी ज़रूरत रहेगी नहीं। क्योंकि ट्रेड यूनियन क्या करती है, स्ट्राइक को बढ़ावा देती है। जब हम वहाँ पर स्ट्राइक की जगह देंगे ही नहीं, कैसे? क्योंकि वहाँ पर मजदूरों की भी सुनी जाएगी, प्रबंधक की, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाएगी, सबको इक्वल वेजेस की भी बात की जाएगी, अच्छी तनख्वाह की भी बात की जाएगी, सुविधा की। तो स्ट्राइक की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि स्ट्राइक क्या होती है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसे रोक देती है, हमारी मशीनों को, हमारी फैक्ट्रियों को ठप कर देती है। वो कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स ट्रेड यूनियन नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। और हम देखें वर्तमान में कोई भी संविधान संशोधन देख लें, संविधान देख लें, सब में क्या होता है कि स्ट्राइक की बात, हड़ताल का उनका मूलभूत अधिकार दिया जाता है। अब ये क्या है, उसी मूलभूत अधिकारों को, मौलिक अधिकारों से छीन रहे हैं। फिर अगली बात करके हैं वर्कर की सोशली लाइफ पर फोकस नहीं। देखो इनकी जो सबसे बड़ी आलोचना होती है ना, वो यही है, इन्होंने एक मशीन मान लिया मनुष्य को, वो अच्छा प्रोडक्शन करे, उसे लालच दो, उसे कैसा लालच दो, उसे अच्छे वेजेस का लालच दो, ये सब लालच दो, मगर उन्होंने उसकी सोशली लाइफ को तो देखा ही नहीं, मेंटली लाइफ को तो देखा ही नहीं, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए, उसे सामाजिक जीवन को भी देखना चाहिए, केवल आर्थिक जीवन को ही नहीं देखना चाहिए। उसे केवल एक प्रोडक्शन करने वाली मशीन नहीं मानना चाहिए। ये बात रही कि आप ये कह रहे हैं जो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है उसे रख लीजिए और जो नहीं कर रहा उसे बाहर निकाल दीजिए। इसको अगली लाइन से समझाएंगे अभी। साइमन यहाँ पर कहते हैं कि जो जितने भी थ्योरी रही, परंपरागत सिद्धांत रहे ये वाले, चाहे फेडरिक टेलर हो, आगे भी हम बताएंगे जब और भी हम हेनरी फॉयल का देखेंगे, तो उन्होंने उनको क्या कहा, ये सब कहावतें हैं, ये सारे सिद्धांत सारे कहावतें हैं, ये याद रखना। फिर फिफनर और शेरवुड की जो उनकी जो इसके बारे में विचार थे, शेरवुड और फिफनर के, इन्होंने कहा जो इनका ये अर्थशास्त्र है का अकेला छोड़ दो सिद्धांत का, इन्होंने जो इनका पूरा जो अर्थशास्त्र इन्होंने सिद्धांत दिया ना, उसे क्या कहा, अर्थशास्त्र का अकेला छोड़ दो सिद्धांत। अकेले छोड़ दो सिद्धांत का मतलब ये था, ये केवल ये देखते हैं कि व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से सबल है, आर्थिक रूप से सही काम कर देता है, अगर वो उसका जो मानक होगा काम के आधार पर, अगर वो काम सही कर दे रहा है तो हम अपनी फैक्ट्री में रखेंगे, अगर नहीं कर रहा तो निकाल देंगे। उसके पीछे का और रीज़न भी तो जाने, क्या पता उसका सामाजिक जीवन में कोई समस्या हो। तो ये सब चीज़ें भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ये कहा कि इन्होंने अर्थशास्त्र का अकेले छोड़ दो सिद्धांत नाम दिया इनके सिद्धांत को। तो ये था सारी डिटेल। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई फैक्ट हो जो हमने नहीं बताए, या थ्योरी में और भी समझने में कोई समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय